फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आप को म्यूट रखिएगा। ये शुरुआत के 15-20 मिनट का जो सेशन जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि हम नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। आईफोन जी, कृपया अपना नाम बताइएगा प्लीज। रामाकृष्णा जी, आई थिंक रामा जी। हेलो। हाँ, वेल जी भाई राजगुर। एल जी भाई राजगुरु, ओके सर। आपका नाम पता नहीं था, ठीक है। हाँ, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। वेल जी भाई, हो सके तो अपना नाम रखिए ताकि सब लोग आपको भी पहचान सके फेस से। ठीक हाँ है, मैं आगे से इन होगा ना तो अपना नाम रख जी दूंगा। जी, कोई वादा नहीं सर। थैंक फिर से थैंक आप यू। सभी फिर से आप सभी का हार्दिक दिल से वैदिक वास्तु परिवार में स्वागत है। आज की हमारी शुरुआत हो रही है। तो वास्तु की मंजिल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला सेशन है। तो यहाँ पे हमारी परंपरा है, जो लोगों ने पहले भी क्लास किए हैं और जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, कि हम जो भी शुरुआत करते हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है, कोई भी काम की आप शुरुआत करते हो तो आपकी कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं उन्हीं से आपको आशीर्वाद मिलते हैं। ठीक है, आप जो भी इष्ट को मानते हो, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई सत्यनारायण, कोई लक्ष्मीनारायण, कोई दुर्गा, कोई काली, ये ठीक है। मगर आपके जो कुल देवी या कुल देवता हैं उनसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही लिंक है, वही आपको आपके इष्ट तक पहुंचाएंगे। हाँ, और साथ साथ में हमारे सभी गुरुजन, सभी का मतलब है पिछले जन्मों में जितने भी हमारे जन्म हुए हैं उसके जो भी हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो भी आध्यात्मिक हमारे गुरुजन थे और अभी भी है, जो अभी है, उन सबसे भी आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो उन्हीं का है। माध्यम कोई बनता है मगर ज्ञान उन्हीं का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको जो दूंगा जो वो एक मीडिएटर हूँ, बराबर। तो आशा करता हूँ और सभी से यही प्रार्थना थी कि हम हमारे इष्ट से, हर एक के इष्ट अलग अलग हो सकते हैं कर्मानुसार। आपने आपके इष्ट को चुना है, आपकी कुलदेवी है, आपकी कुलदेव है, तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, इस क्लास का प्रोसेस क्या होगा। ये सिर्फ कोई एस्ट्रो वास्तु का क्लास नहीं है। देखिए, जिस फील्ड में हम है ना, तो वो बहुत बड़ा फील्ड है और हमें हमारे पुरखों ने दिया हुआ है। यही हमारी संस्कृति है, इसमें कुछ नया नहीं है। हमें सिर्फ उसको याद करना है, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। हमारा इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने हमें दी है वारसा में ये सब कुछ। तो ये सब उन्हीं का है। तो जिस साइंस में हम है, जिस विज्ञान में हमें, ओकल्ट साइंस में, तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे कुलदेवी कुल देवता हो या स्पिरिचुअल टीचर का आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है। अलावा इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो ये सिर्फ क्लास न हो के एक हमारी स्पिरिचुअल यात्रा भी होगी और हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यहाँ वास्तु एस्ट्रो या ठीक है वो तो है ही, उसके साथ साथ में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद आपने न सुना हो सकता है आपका अनुभव भी हो, और कुछ लोग जो पहले से इस परिवार से जुड़े हैं उनका भी अनुभव है। तो यहाँ पर जो हम कोई भी क्लास हमारा शुरू होता है तब हम एक प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना न होके वो गुरुओं का और हमारे कुल देवता आशीर्वाद होता है। वो इस तरह से, वो जो प्रार्थना है वो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। वो प्रार्थना से आपकी उस प्रार्थना से हमारी बॉडी की ओरा जो होती है, प्लस हमारे जितने भी छोटे बड़े चक्रास होते हैं वो क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, सफाई होती है उसकी वहाँ। और हमारे जितने 5 लेवल पे हमारी बॉडी है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, ये जब एकदम क्लीन होगी ना, उसमें कहीं ब्लॉक नहीं होगा, तभी आप यूनिवर्स से जो एनर्जी आपको फ्लो मिलेगा वो आप उसको ले पाओगे। कहीं पर भी ब्लॉक है, जैसे फिजिकल बॉडी में ब्लॉक है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी तो लास्ट है, पहले तो जो आगे की जो 4 बॉडी है उसको क्लीन होना जरूरी है,
तब जाके आप उसको रिसीव कर पाओगे हर लेवल पे। जो चीज आप बाहर से ले रहे हो यूनिवर्स से, तब जाके वो डाइजेस्ट हो पाएगी और फिजिकल बॉडी तक आएगी और आपके एक एक सेल में, एक एक चक्रा में वो स्टोर होगी। इसलिए ये जो प्रार्थना है हमारी, वो हमारे बॉडी के सारे चक्रास को, छोटे बड़े बहुत जितने भी चक्रास हैं, उससे वो क्लीन करती हैं, हमारे ओरा को वो साफ करती हैं, प्लस ये जो 5 बॉडी है हमारी, उसको क्लीन और साफ करती हैं, ताकि हम जो भी यूनिवर्स से रिसीव कर पाए वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी में या हमारे एक एक सेल में उसको स्टोर कर पाए, और जब हमें उसकी जरूरत हो तब उसको हम यूटिलाइज कर पाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, आपने सीखा बहुत कुछ है, मगर जब उसकी जरूरत होती है तब आपको याद नहीं आता, अरे ये क्या था, ये ऐसा होता है ना, कहीं मैंने सुना था, अरे हाँ कहीं पढ़ा था, मगर उस वक्त आपको वो काम नहीं आती है विद्या। तो यहाँ हमारा प्रोसेस यही है कि हम जब कोई भी क्लास करें, क्योंकि हमारा जो साइंस है वो ओकल्ट साइंस है, तो उसमें हमें इसकी काफी जरूरत है, और ये प्रोसेस है पूरा। और आज का जो हमारा प्रोसेस है इस क्लास का, जैसे मैंने कहा कि हमारे पिछले जन्म के भी कई स्पिरिचुअल गुरु हमारे साथ है, उनका नॉलेज है पूरा। तो हम यहाँ न रह के, यानी इस पृथ्वी पे सिर्फ न रह के, हम वहां पर भी एस्ट्रल यात्रा भी करेंगे, हम वहां पर भी जाएंगे जहां वो विराजमान है, हमें वो वहां पर भी लेके जाएंगे। इस प्रार्थना के माध्यम से हम वहां भी जाएंगे और वहां जाके इस क्लास को करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हम उस भूमि पे जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही पृथ्वी नहीं है। तो हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर जहां पर भी है, हम वहां की भी यात्रा करेंगे। उस दौरान जो लोग भी क्लास शुरू होने से पहले इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हीं को वो लाभ मिलेगा, उन्हीं के ये सारे प्रोसेस होंगे। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब प्रार्थना शुरू होती हो तब आप आराम से सीधा बैठें, अपने इष्ट को याद करें, गुरुओं को याद करें, उनसे माफी मांगे और उनसे धन्यवाद दीजिए। ठीक है। तो आप इस वीडियो में भी देखोगे, अभी जो प्रार्थना शुरू होगी उसमें, तो वहां से आपको लेके जाएंगे हम वहां जहां आपके स्पिरिचुअल टीचर है, जहां मैं वहां जाऊंगा जब मेरे स्पिरिचुअल टीचर है, वहां बैठ के हम उनसे ज्ञान लेंगे। और हो सकता है इस दौरान आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो, ठंडी का एहसास भी हो, किसी को गर्मी का एहसास हो सकता है। तो जो भी आपके अनुभव हो ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप आपके इष्ट से, आपके कुलदेवी कुल देवता से और वो स्पिरिचुअल गुरु से जुड़े जिन्होंने आपको इस फील्ड में भेजा है। आप ही क्यों आए, लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश में, आप ही क्यों इस फील्ड में हो, तो उसकी कुछ वजह होगी। तो आपके वो इष्ट ने, आपके कुलदेवी ने, गुरुओं ने आपको भेजा है यहाँ इस फील्ड में, और उसी का ज्ञान आपको काम आएगा, उसी का आशीर्वाद आपको काम आएगा यहाँ। और उससे मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपको यहाँ से मिले उसको आप अच्छी तरह से अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सफलता ला सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके, और साथ साथ में आपके सपने भी उसी से पूरे हो सके, आपकी आजीविका भी उससे चले, और आपके परिवार के सपने भी सारे उसी से पूरे हो सके, और आप सफलता की राह में आगे बढ़े। बस यही मेरी प्रार्थना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हो सके तो आप सब लोग आंख बंद करके 2 मिनट प्रार्थना कीजिएगा, उस फीलिंग को अनुभव कीजिएगा जो आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, और कमर को सीधी रखिएगा, हाथ जोड़ के। आपके जो भी गुरुजन है, आपके जो भी कुलदेवी देवता देवी हो, उनका ध्यान कीजिएगा। बराबर। तो हम 2 मिनट अभी हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। जिनको आना था वो आ चुके हैं। ठीक है। फिर से आप सबका स्वागत है। अब हम लोग हमारे गुरु चरणों में हैं। जो आपके गुरुजन हैं जहाँ पर भी है, आप उन्हीं गुरु चरणों में आप हैं अभी, उन्हीं से आप ज्ञान लीजिएगा। वही आपको सब कुछ ज्ञान देंगे। सब्जेक्ट भले एस्ट्रो वास्तु है,
मगर कहीं कहीं आपको ऐसी दिशाएं मिल जाएगी यहाँ कि वो शायद आपके जीवन में क्लिक हो जाएगी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा और हो सके तो 2 मिनट आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। आपको ऐसा लगता है राकेश जी? अपने आप को 2 मिनट अनम्यूट करके जिसको जी सर। जो बोलना चाहे अपने आप को थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल है सर, और मैंने महावास्तु भी किया हुआ है और सर के लगातार कोर्स कर रहा हूँ। जब से सर के कोर्स शुरू हुए हैं बहुत बढ़िया तरह से सर समझाते हैं, बताते हैं। पूरे पीडीएफ आप चाहे जितनी बार पूछिएगा बिना किसी उसके सर बिल्कुल बहुत आराम से बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम गुरुजी के संग साथ में हैं और हमारा अंत तक साथ रहने का वादा गुरुजी से है हमारा। धन्यवाद। नमस्कार सर। प्रदीप जी। हेलो, नमस्ते जी। मैं प्रदीप ठक्कर मुंबई से। मैं पिछले 4-5 महीने से प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। सुरेश भाई से जुड़ा हुआ हूँ। इनके केपी के क्लास भी किए हैं। तो इनका समझाने का जो तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्रीफ में समझाते हैं और कुछ मिडल में कोई क्वेश्चन भी अगर होगा तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती क्लास के शुरू से लेके एंड तक। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इनका। अब इनका एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करने जा रहे हैं, तो आशा रखता हूँ कि वो भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और बहुत से ऐसे डाउट थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे इतने साल से, वो इनके क्लास ज्वाइन करने के बाद में क्लियर हो गए। थैंक यू। कृपया आप मेरी आप लोगों से विनती है, आप अपने बारे में भी बताइए कि आप अभी क्या करते हो। बराबर है, ठीक है। यहाँ से जो मिलेगा वो तो ठीक है, सबके लिए है, मगर आप अभी क्या करते हो, आपका नाम क्या है, कौन से शहर में हो और आपका पेशा क्या है, बस उतना बताइएगा। रामकृष्णा जी प्लीज। सर नमस्ते सर, मैं डॉक्टर रामकृष्ण अग्रवाल हूँ। मैं बेंगलोर से हूँ। मैं वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ और होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करता हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलजी भाई। सर मेरा नाम, यस सर जी बताइए सर। सर मेरा नाम वेलजी भाई राजपुर है। मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ में रहता हूँ और महावास्तु का मैंने कोर्स किया है जी और पिरामिड वास्तु शास्त्र में यहाँ पर प्रैक्टिस में भी करता हूँ, महावास्तु शास्त्र करता हूँ और मैं होम्योपैथी फार्मासिस्ट हूँ। मेरा वेलनेस सेंटर है और कच्छ के अंजार शहर में मैं रहता हूँ सर। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सुरेश पटेल जी का ये क्लास आप लोगों के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है सर। थैंक यू। आपका अंजार का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना सर। जी सर। ठीक है। जी दीना, सर। थैंक यू। दीना जी। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। जी मेरा नाम दीना सत्रा है, मैं थाने से हूँ। 2017 से ये फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में आई है। खुद के ही प्रॉब्लम्स की वजह से ये फील्ड में आ गए, लेकिन एस्ट्रो अभी तक मेरे को जम नहीं रहा था। 2 बार प्रफुल्ल सर ने मुझे बोला भी कि सर का कर लीजिए, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो रहा है। आज भी यही था कि मैं नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत ने, आपने जैसे बताया ना कि कुदरत ने ये फील्ड में आपको लेके आए हैं कुछ वजह से, तो मेरा स्टार्ट तो हो गया आज। और मैं प्रैक्टिस करती है वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, और कलर थेरेपी पे मेरा बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ है। मींस कलर से ज्यादा मैं काम करती है वास्तु में। जी जी धन्यवाद, बढ़िया। यही है मेरा छोटा सा। जी जी बहुत बढ़िया। थैंक यू। अजय जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अजय जैन है। मैं यहाँ वाराणसी से हूँ। मैं आपका वीडियो ऑन हो पाएगा सर? जी जी जी, एक मिनट प्लीज प्लीज। हाँ हो गया। हाँ जी जी थैंक यू।
ये मैं वाराणसी से हूँ जी और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है इसमें वास्तु ज्योतिष में। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैदिक वास्तु के साथ मैं प्राणी खीलर और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ जी जी और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? अंजलि जी, आप सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ, अपने बारे में दो दो शब्द बताइए प्लीज। सर मेरा नाम अंजलि अंजलि नहीं है, मेरा नाम अंजना खोना है। अंजना, सॉरी अंजलि। नहीं, इट्स ओके सर। सर मैंने हाँ, लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कर रखा है, आवाज नहीं आ रहा था, इसके लिए ऐसा है। ओके ओके, हाँ कोई वांधा नहीं। हाँ अपना कैमरा ऑन हो पाएगा? हाँ, एक सेकंड है। जी जी, ताकि सब पहचान है ना। अभी हाँ हम ग्रुप मेंबर है तो सामने कोई आ जाएगा, नहीं तो फिर पहचान नहीं पाएंगे हम। सर कैमरा, एक सेकंड। हाँ ठीक है, हो सकता है तो देखिए। सर नहीं हो पा रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, हो गया हो गया। हो गया। अंजना, अंजना खोना ना आपका हाँ नाम? हाँ 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 जी, हाँ हो गया है, हमें हाँ दिखाई दे रहे हैं आप अच्छी तरह हाँ, से। ओके। जी जी सर मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करते, जी आई जी एम वर्किंग। जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं अंबरनाथ मुंबई से हूँ। अच्छा, अंबरनाथ, कल्याण के बाजू में, ठीक है, वो हाँ तो हाँ थाना डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। जी, हाँ अच्छी बात है। आप हाँ वास्तु का प्रैक्टिस करते हो या? हाँ, करती हूँ सर, करती जी हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। हाँ। और कुछ कहना है आपको? हाँ, पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। आप अपने बारे में दो शब्द कहिएगा। आपका नाम, कहाँ से हैं आप, क्या करते हो? मेरा नाम पूजा मोहता शेंडे है। मैं बेसिकली नागपुर से, ऊपर अभी गुड़गांव में मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है। ओके। और वास्तुशास्त्र में 10 साल से वर्क कर रही हूँ। जी अभी ऑनलाइन ही कर पाती हूँ क्योंकि स्टेट स्टेट चेंज होते हैं हस्बैंड की जॉब की वजह से, तो ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा रहता है मेरा। जी जी, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, वो तो सब अभी ऑनलाइन ही हो गया मोस्टली। ठीक है। और जी जी। निशांत जी? हाँ, शायद वो बैंक में होंगे अभी। निशांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो निशांत जी, ठीक है। जी सर। आप 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहोगे? सर मेरा नाम निशांत सूद है, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ और अभी सर आपका बैंक में कैमरा, हूँ। तो ये जो ओके ओके, ठीक है, कोई वांधा नहीं। जी 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 सर, अभी इंटरेस्ट के लिए सीखने का सर मन था, तो आपके साथ जुड़े हैं। जी जी, चलिए, वेलकम, आइए। ठीक है जी। थैंक यू सर। गीतेश जी, गीतेश जी। हेलो। हाँ जी, बताइए गीतेश जी, अपने बारे में हाँ, बताइए। मेरा नाम गीतेश लोखंडे है। मैं पूना से हूँ। मैं भावातीत ध्यान शिक्षक हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। एक्सलेंट और एक्सलेंट। अपना सर जी का केपी का क्लास किया हुआ है मैंने। जी जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया। और मंगेश जी, मंगेश जी, आप मुझे सुन रहे हो मंगेश जी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ बताइए मंगेश जी। मैं मंगेश जरणे, प्रभा देवी, मुंबई। मैं वास्तु का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सर से आज 2-3 क्लास से जुड़ रहा हूँ और अच्छी तरह से नॉलेज मिल रहा है और वो नॉलेज का मैं वास्तु में हर जगह अच्छा यूज कर सकता हूँ। जी, धन्यवाद। शिवशंकर जी।
यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, आपका स्वागत है। हाँ जी सर, मेरा नाम शिवशंकर है और मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं एक जगह ड्यूटी करके अभी बहुत ही फास्ट तरीके से आया हूँ लेक्चर अटेंड करने के लिए। जी। मैंने वास्तु के डॉक्टर नरेंद्र सहस्त्रबुद्धे, धुनीराज पाठक जी, डॉक्टर अविनाश कुलकर्णी ने काफी लोगों से मैंने वास्तु, जलगांव, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये सारी चीजें सीखी है। जलगांव केपी का नॉलेज रखता हूँ और हमारे प्रफुल्ल सर से भी हमने काफी सारा सीखा है। जी जी। तो है सर, जॉब और ये करके ऐसा मैं करता हूँ और मैं पुणे में रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेलकम। हाँ धीरज जी। सुरेश जी, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा अभी। अच्छा, बताइए, कहीं बाहर हैं आप? हाँ, हाँ मेरा बताइए। ऑफिस एक्चुअल में, मैं नागपुर मेट्रो में कंसल्टेंट हूँ। ओके, अच्छा। और बाय प्रोफेशन मैं एस्ट्रोलॉजी मतलब कोच, लाइफ कोच एंड कंसल्टेंट हूँ। और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में 21 साल से मैं हूँ और कई स्टूडेंट यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मनी टेक्निक सीखी है, वो इस क्लास में भी हैं। और मेरा जो वाइड एक्सपीरियंस है वो केबी नाड़ी और लाल किताब में रहा है पिछले 21 सालों में। अच्छा, और बहुत बढ़िया। आप ही की तरह मैं लोगों को नॉलेज सेशन देता हूँ और सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी मेरी एक सीरीज चलती है, उसमें भी लोग आ रहे हैं। और आपके प्रफुल्ल भाई के साथ जुड़ा हूँ, प्रफुल्ल भाई से बात हुई, इस कारण आपके साथ भी जुड़ गया। चलो, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे वैदिक वास्तु परिवार में। जी जी, ठीक है, चलिए, आज से हम एक परिवार है, नई शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तैयार हैं आप सब? तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु क्या है, और फिर हम शुरुआत करेंगे कुंडली से। पहले उसमें पार्ट 2 में हमने रखा हुआ पार्ट, ऐसे टोटल पार्ट 3 है पूरे क्लासेस में। पार्ट 1 में हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज लेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और फिर पार्ट 2 में हम जाएंगे वास्तु का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम प्रिडिक्शन पे जाएंगे, किस तरह से हमें एस्ट्रो और वास्तु को यूटिलाइज करके एस्ट्रो वास्तु का, यानी कोई भी भवन का जो भी प्रॉब्लम्स है वास्तु का, वो किस तरह से हमें सोल्व करना है, वो हम आगे फिर देखेंगे। फिर लास्ट सेशन होगा रेमेडी का, वो हम साथ साथ में लेते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आज का सेशन जो है हम छोटा रखेंगे क्योंकि कुछ लोग अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है, यानी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं। हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर आगे बढ़ेंगे। अभी छोटा सा सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन था ये। ठीक है, तो हम थोड़ा अभी शुरुआत करते हैं एस्ट्रो वास्तु की। आप सब तैयार हैं? चले आगे बढ़े। बिल्कुल, बढ़िया। हाँ, उससे पहले हम हमारे सभी गुरुजन से प्रार्थना कर लेते हैं फिर से एक बार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को दिव्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टीचर हो गए हैं पिछले जन्मों में और इस जन्म में, तो आप सब भी उनसे यही कहिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा कि सभी गुरुजनों को दिव्य ज्ञान जो उन्होंने दिया है हमें और दिव्य मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि प्रणाम सभी गुरुजनों को। फिर आगे बढ़ेंगे हम आदि शक्ति माँ भूदेवी को। माँ आप ही प्रज्ञा, आप ही ज्ञान, आप ही भोजन हो, बल एवं सुंदर भवन की प्रदाता हो। आकाश की सुंदर, आकाश की ओर मुंह करके देवत्व को पाने वाली आकांक्षा रखने वाले जो भी लोग हैं, अज्ञानी को भी आपकी पालना का आशीर्वाद प्राप्त है। हे भूदेवी, हम प्रार्थना करते हैं माँ भूदेवी से, क्योंकि उन्हीं से रचाया ये संसार है, उन्हीं पे भवन बनते हैं, तो उन्हीं की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं। माँ भूदेवी, आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हमें सफलता मिले, घर में सुख शांति रहे। फिर प्रार्थना करते हैं वास्तु पुरुष की, जिसके ऊपर ही ये पूरा हमारा कोर्स है। तो हम उस वास्तु पुरुष को, जिनमें 45 देवता हैं, सूर असुर हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे
हे वास्तु पुरुष, नमस्ते तु भूषया विरत प्रभु, मृदे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को आत्मा से नमन। आप मेरे घर में हमेशा धन, भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें। हे वास्तु पुरुष, हमारे इस पथ पे आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम आप ही को समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या है, आपकी उत्पत्ति क्या है, और एक भवन में आपकी संरचना क्या है, आपके अंदर जो 45 देवी देवता हैं, सुर असुर हैं, वो किस तरह से आप में समाये हुए हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और वो उसमें आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसी प्रार्थना से हम आगे बढ़ेंगे। पहले वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को अलग अलग देखा जाता था। इन पिछले सालों से जैसे जेमिनी है, भृगु है, पराशर ऋषि जी हैं, उन्होंने अलग अलग ज्योतिष के बारे में बात की है और वास्तु को अलग तरीके से उस समय बताया जाता था। जब अब समय के अनुसार उसमें भी बदलाव आया है और कई पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि आपकी कुंडली में कोई योग अच्छा होगा, मगर वास्तु ठीक नहीं है तो वह योग जो है वो फलित नहीं होगा। ऐसे कई हमें हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में नौकरी का बहुत अच्छा योग है, मगर उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसा भी होता है ना, आप भी देखा होगा कि योग तो है कुंडली में नौकरी का, मगर नौकरी मिल नहीं रही है। तो उसे वास्तु भी चेक करना चाहिए, अपने घर का वास्तु भी देखना चाहिए। अगर वास्तु के द्वारा किसी खास प्लैनेट की चीज को या प्लैनेट की चीजों से हमने उस प्लैनेट को खत्म कर दिया है तो वो प्लैनेट कमजोर हो जाएगा। और जो प्लैनेट आपके जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कोई आइटम से हमने, उनकी कोई चीज से हमने उसको मानो कि नष्ट किया है या कमजोर किया है, तो या उस जोन में, उस दिशा में कुछ गलत है, या हमने उसे किसी भी तरह से कमजोर कर दिया है उस ग्रह को, तो हमें नौकरी वहां नहीं मिलेगी। बराबर है। कुंडली में 12 भाव है, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, ये सब आप जानते हो। और सभी दिशाएं भी। अब कोई ग्रह कोई भाव में, कोई राशि में बैठता है तो उसके साथ में कुछ तो होगा ही। एक भाव में एक राशि है और एक प्लैनेट है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ तो घटेगा। और उनके हर एक राशि की अपनी दिशा है, हर प्लैनेट की अपनी दिशाएं हैं, तो कुछ तो घटित होगा। वास्तव में हम इन्हीं प्लैनेट को दिशा के माध्यम से चेक करेंगे। मान लो आपके पास 10 लोग वास्तु के लिए आते हैं, बराबर है, और सबकी प्रॉब्लम नौकरी है। राकेश जी, मान लो आपके पास एज ए एस्ट्रोलॉजर आप काम कर रहे हो या वास्तुविद हैं आप, आपके पास 10 लोग आए, सबकी प्रॉब्लम एक ही है कि भाई मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। प्लीज बताइए उपाय क्या है। तो आप क्या कहोगे? भाई नॉर्थ में ग्रीनरी लगा दे। जनरली तो यही होता है ना, भाई नॉर्थ में ग्रीनरी लगा दो, यानी कोई ऐसा सीन लगा दो ग्रीनरी का, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां के अवसर मिले। सही बात है राकेश जी? हाँ सर जी सर। जनरली तो यही होता है, जहां से आपने सीखा है, जनरली वास्तु में यही कहते हैं, भाई ग्रीनरी लगा दो नॉर्थ में, तो आपको जी सर ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगे। और यानी कहने का मतलब है आपको नौकरियां मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ जाएगी। बराबर है।
तो क्या सबको, 10 लोग आए हैं तो क्या सबको ये उपाय काम करेगा? आपका क्या मानना है? सबको काम नहीं करता सर। बराबर, ये प्रैक्टिकल हमने देखा हुआ है। हाँ, हमारे लाइफ में हमने अनुभव किया ये हुआ तो है। जनरल रेमेडीज है ना। बराबर है। तो ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि किसका बुध क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए, ग्रीनरी बुध से रिलेटेड है, तो किसका, यानी 10 लोग हैं, उसकी कुंडली में, हर एक की कुंडली में बुध का रिजल्ट अलग अलग होगा। तो किसका बुध क्या रिजल्ट दे रहा है, ये उसकी कुंडली बताएगी कि ग्रीनरी किसके लिए क्या काम करेगी। ठीक है जी सर। तो हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा, जैसे किसी को बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, फैमिली डॉक्टर के पास, उसने पैरासीटामोल दे दी। बराबर है। जी सर। उसी तरह नौकरी नहीं मिल रही है, आपने बता दिया भाई ग्रीनरी लगा दो, यार पैरासीटामोल आपने दे दी, मगर वो चेक करो भाई उसको बुखार कौन सा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है। लेबोरेटरी निकालने के बाद ही आप उसको बता पाओगे कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है। उसी तरह आप उसकी कुंडली को चेक करने के बाद ही बता पाओगे कि आपका बुध क्या रिजल्ट दे रहा है, आपको ग्रीनरी लगानी है या नहीं लगानी है। मान लो एस पर केपी, हम और कोई बात नहीं करते, केपी की बात करते हैं। देख, आपका बुध यानी बुध की राशियां 8 और 12 से कहीं लिंक है तो क्या होगा? आपने ग्रीनरी तो लगा दी, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है सर? निगेटिव इफेक्ट मिलेंगे उसके। बराबर है। या 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो बुध मान लो 5वें भाव में भी बैठा है, तो 5वां भाव कौन सा है? 6ठा भाव नौकरी का है जी। तो वो क्या नौकरी देगा? निगेशन करेगा उसका। नेगेशन कर देंगे। तो यहाँ बस यहाँ पे यही जरूर है, एस्ट्रो वास्तु की जरूरत हमें यहीं पर है। वास्तु के कुछ अपने बेसिक फंडामेंटल्स है, उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, मगर जो अभी उसकी जो सिचुएशन है, अभी जो उसकी परिस्थिति है, अभी जो उसके प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें एस्ट्रो वास्तु की काफी जरूरत है। वो आपको पॉइंट टू पॉइंट जाके बताएगा कि आपको यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है अभी। ठीक है। तो मान लो 6ठे भाव का स्वामी कौन है, उसका राशि कौन सी है, कौन सी दिशा में है, नौकरी का सब्जेक्ट, नौकरी का विषय है, तो हम 6ठे भाव से देखेंगे ना। तो 6ठे भाव में कौन सी राशि है, उसकी कौन सी दिशाएं हैं, हाँ, उस दिशा के क्या उपाय करें, तो ये सब उसकी कुंडली से पता चलेगा। तो इस तरह हमें वास्तु और ज्योतिष को साथ में लेकर चलना है। प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। तो हमें यहाँ दोनों को साथ में लेकर चलना है। जनरल ये माना जाता है कि वास्तव में किस दिशा में टॉयलेट को, वास्तव में हम जनरली ये मानते हैं ना कि ईशान दिशा में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। जनरली तो यही मानते हैं हम। हाँ, एज पर जनरल वास्तु में हम देखते हैं तो ये भाई ईशान दिशा में आपका टॉयलेट है तो ये कैंसर होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं या कैंसर होता है। मान लो एक घर के अंदर 6 लोग रहते हैं, तो क्या सबको कैंसर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, मगर होना चाहिए ना, नियम के हिसाब से होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में एक घर में टॉयलेट है तो 6 जन रहते हैं, तो 6 को कैंसर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, किसी एक को है मान लो और बाकी को नहीं है। ऐसी भी सिचुएशन आपने देखी होगी कहीं, या किसी को भी नहीं है, कोई और बीमारी है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसे है, मान लो किसी 6 में से किसी एक को है, हम ये मान के चलें, तो उसकी कुंडली बताएगी। मान लो किसी की कुंडली में दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है। अब ये दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी के कुंडली में दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, तो लग्न कौन सा हो गया? तुला। तुला लग्न हो गया और दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है। राकेश जी। जी सर। हाँ, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपने कुछ पर्सनल ऐसे कोर्स किए हैं वास्तु के जहां ये सिखाया जाता है। ठीक है कि
अभी आपने एज पर वास्तु के हिसाब से जहां आप सीख रहे हो कि जनरल वास्तु में कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना चाहिए, होना हाँ चाहिए, सर, बराबर जी है। सर, ये हम जी सर, सीखते हैं, जनरली हम ये सीखते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में जो डिस्पोजल की दिशाएं हैं वहां हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। ये एक बात हो गई वास्तु की, यस सर, जो जनरली ट्रेंड अभी चल रहा है। ठीक जी है, सर, ये मानते हो आप सब लोग, यस सर, बराबर है। तो वास्तु के हिसाब से हमें साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया, मान जी, लो आपने ही बना दिया, मान के चलते हैं आपने वो कोर्स किया, आपने सीखा, आप वास्तुविद हैं, उस तरह से आप नया बंगला भी बना रहे हैं और आप उसमें आपने इस तरह से पूरा डिजाइन किया है जो सीखा है, और उसमें साउथ साउथ वेस्ट में आपने ग्रेडिंग करके पूरा साउथ साउथ वेस्ट में हाँ टॉयलेट बना दिया आपने, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो फिर ऊपर भी हो, जिस भी दिशा में जिस भी फ्लोर पे हो, आपने क्या किया दोनों फ्लोर पे साउथ साउथ वेस्ट, क्योंकि वही बेस्ट दिशा है टॉयलेट के लिए, बराबर। जी सर, सही दिशा तो उसी को मानेंगे। तो मान लो जी आपने सर, आपने साउथ साउथ वेस्ट में आपके भवन में आपके बंगलोज में टॉयलेट बना दिया, तो अभी आपकी पत्री आप देखोगे, कुंडली देखोगे, उससे दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, अभी दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि की दिशा कौन सी होती है, मैंने आपको पीडीएफ दिया है, साउथ साउथ वेस्ट 8वीं राशि है, अच्छा, बराबर। वृश्चिक राशि जो है जी, 8वीं राशि या 8वां भाव, काल पुरुष के हिसाब से हम ले तो 8वां भाव या 8वीं राशि साउथ साउथ वेस्ट, बराबर। तो 8वीं हम यहाँ जो बात करेंगे ना दिशाओं की, मेनली राशि की बात करेंगे, ठीक है। तो 8वीं जो राशि है उसकी दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, और 8वीं राशि आपके चार्ट में कहाँ है, दूसरे भाव में, सेकंड हाउस, जी, बराबर है। तो दूसरा भाव जो है किस चीज का है, सेविंग का है, जी, तो यहाँ क्या आप सेविंग कर पाओगे, क्योंकि जो भी सेविंग करोगे वो फ्लश आउट हो रहा है राकेश जी। 7वीं राशि वहां है, 7वीं राशि का एट्रीब्यूट क्या है, आपने 7वीं राशि की दिशा में टॉयलेट बना दिया है, और टॉयलेट का काम क्या है, जो भी चीज आपने वहां रखी हुई है उसको फ्लश करना है, समझ रहे आप, सबको समझ में आ रहा है। जी सर, वो सर अभी आवाज चली गई। हाँ समझ में आया आपको, मैं जी क्या सर, बता रहा हूँ। अभी दूसरे भाव में 8वीं राशि है, आपने वहां टॉयलेट बनाया एज पर वास्तु साउथ साउथ वेस्ट में, और साउथ साउथ वेस्ट जो है वो 8वीं राशि जो है हमारी है उसकी दिशा है, मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसमें आप देख लीजिएगा दिशा है, जी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आप जिंदगी भर बचत नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज वहां फ्लश हो रही है। जी सर, तो यहाँ हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके, ज्योतिष को साथ में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, यही एस्ट्रो वास्तु है। वास्तु का नॉलेज भी हमें होना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी का भी उतना नॉलेज होना चाहिए जितना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एस्ट्रो वास्तु को आगे का, मैंने सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल बताया कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, चार्ट को लेके भी और वास्तु को लेके भी, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछने का था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए, कौन शिवशंकर हूँ मैं। हाँ बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था, अभी हम ये वास्तु और ये कुंडली इसका ये अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी हम वास्तु के नियम के हिसाब से नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन अगर हम फैमिली हेड के कुंडली के हिसाब से लाइक प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट या बेडरूम ऐसा अगर हम करते हैं, और मानिए एक 20-25 साल के बाद मे बी उनकी उम्र या इसकी वजह से उनका कुछ डेथ हो गया, तो अगेन और कोई यानी उनका बेटा या वो फैमिली हेड हो जाएंगे, तो इन दैट केस फिर वापस उसके रिजल्ट अलग होंगे क्या, यानी क्या एग्जैक्टली हमको कैसा इसका समतोल रखना है? देखिए अभी आपका प्रश्न अच्छा है, अभी जो आप बना रहे हो वो प्रश्न एक्चुअली अभी इस स्टेज का नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब उस टॉपिक पे आएंगे ना, तब मैं बताऊंगा। अभी अब क्योंकि उस समय हम देखेंगे कुंडली, अभी हमें डिजाइन बनाना है कुंडली यानी भवन का, तो कैसे बनाए, घर में 4 लोग हैं तो वहां से वो शुरुआत होगी कि कैसे बनाना है। हाँ अभी मैं बताऊंगा तो उसमें कोई वो रिलेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि कुंडली क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इसलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ठीक है,
और इनकेस में समझो आगे में भूल भी जाऊं तो आप इसे नोट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। फिर भी आपको अभी जानना है, जो लोग समझ सकते हैं ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक बार फिर भी उस समय भी आप रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। मान लो अभी आपके घर में 4 लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ और आपको बेटा, और शायद उसकी अभी शादी नहीं हुई, 5 साल बाद शादी होगी, 25 साल बाद वो ड्राइविंग सीट पे होगा, अभी आप हैं, ठीक है। तो अभी आपने आपके चार्ट के हिसाब से और वास्तु को भी मिला के आपने आपका फ्लैट लिया या बंगलोज लिया या घर बना लिया कहाँ पर भी, ठीक है। अभी आपकी चार्ट के हिसाब से अभी आपका कहना है कि भाई 10 साल 20 साल या 25 साल बाद मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, हाँ सर, ठीक है, फिर मेरा बेटा आएगा वहां उस जगह पे, यस सर, ठीक है। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब बेटा ड्राइविंग सीट पे आता है तो उसकी कुंडली को देखिए, फिर उसमें चेंजेस कर लेना चाहिए हमें, या उस घर को हमने छोड़ देना चाहिए, नए घर को नए सिरे से बनवाना चाहिए यदि पॉसिबल है तो। यदि नहीं हो पाता है तो उसी में सुधार कर लेना चाहिए कुंडली के हिसाब से। ओके ओके। और अभी तो कई सारी टेक्निक्स हैं, आप तोड़फोड़ के बिना भी उसको सॉल्यूशन उसका आप ला सकते हो, ठीक है। तो वो जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि जो गाड़ी आप चला रहे तो बराबर है, गाड़ी वही है, ड्राइवर बदल गया है, हाँ जी, तो वो अपने हिसाब से भी चलाएगा सर। यस सर। हाँ, तो उसकी कुंडली के हिसाब से हमें वो चेक कर लेना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, हो सकता है आपके लिए कोई डायरेक्शन अच्छी हो, उनके लिए वही डायरेक्शन में शायद उनको उतना लाभ ना मिलता हो। हाँ, अभी अभी आपका फोकस शायद मनी अर्निंग का हो, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। उसका फोकस शायद कुछ अलग हो कि भाई पैसा तो बहुत कुछ है मगर घर में शांति रहे, या बच्चे घर में पूरा एक माहौल अच्छा सा रहे, तो हमें उस तरह से उसको ट्रीट करना है। आपकी क्या डिमांड है, वो डिमांड के हिसाब से भी आपका घर बन सकता है। फिर आगे जाके हम देखेंगे जो एस्ट्रो वास्तु का सही पर्पस क्या है, हम देखेंगे आगे कि भवन भाषा में हम देखेंगे। आगे का हमारा टॉपिक है भवन भाषा, शायद आपने नहीं सुना होगा कहीं, तो वो आपके लिए कैसा भवन होना चाहिए वो आपका घर बताएगा कि मुझे इस तरह से बनाओ। आप आपके कुंडली के प्लानेट आपको बताएंगे ओके कि मुझे कहाँ रखने से मैं आपको ज्यादा फायदा दूंगा। मान लो मान लीजिए कि मंगल है, अग्नि का कारक है, ठीक है। हाँ जी, तो वो मंगल बताएगा कि मुझे आप कहाँ रखोगे, मेरा किचन आप कहाँ रखोगे, मैं आपको अच्छा फल दूंगा, ठीक है। ओके। तो वो हर प्लानेट आपको आपके कुंडली के हिसाब से आपसे बात करेंगे। तो वो पूरा भवन भाषा में आपका पूरा चार्ट बनेगा कि आपका मकान किस तरह से बनेगा, कैसा होना चाहिए। हर एक का अलग अलग हो सकता है वो। तो वो जो हाउस है, जिस घर में आप रहते हो या बनाओगे, वो आपसे बात करेगा, आपकी कुंडली आपसे बात करेगी, आपके ग्रह बात करेंगे कि आप मुझे आपके घर में यहाँ रखोगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपका बेटा 20 साल बाद आएगा, यदि वही मेन होगा तो फिर उसकी दिशाएं देखी जाएगी। ओके सर, ओके, या ये शास्त्रों में इस तरह से लिखा हुआ है। पूरा वैदिक वास्तु जो है हम देखेंगे, उसमें एस्ट्रो और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन उस समय में हम करेंगे, जो ओरिजिनल वैदिक वास्तु है कि आपकी कुंडली आपसे क्या कह रही है, ठीक है। ये जो हम वैदिक वास्तु अभी कर रहे हैं, तो करेंटली हमें जो अभी प्रॉब्लम है किसी को भी, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ऑन द स्पॉट आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ऑन द स्पॉट रिजल्ट है, यहाँ वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े तो तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वास्तुविद भी हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी हैं यहाँ पे, और कुछ लोग नए भी हैं। ऐसे उनका कहना है कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो सर आप प्लीज हमें थोड़ा शुरुआत से बताइएगा, ठीक है। तो जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, तो वो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि शुरुआत है। हो सकता है आपको सब आता हो, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में शायद पता ना हो कि भाव क्या है, कुंडली किस तरह से बनती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और भी ले लेंगे उसके बारे में, कुंडली के बारे में, ताकि उनको भी उसका नॉलेज हो जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी जो लोग नए हैं ज्योतिष में, तो ये कुंडली जो है इस तरह से कुंडली होती है। आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। ये जो कुंडली है इसमें 12 भाव होते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं आपको लिख के बताने की। ये जो है ना, ये कुंडली हो गई, बराबर। जिसको समझ में ना आए, जो नए लोग हैं, प्लीज आप बताइएगा। हाँ, ये कुंडली हो गई, उसमें 12 भाव होते हैं।
ये जिसमें इसको ये 1 नंबर पहला भाव, बराबर, ये दूसरा भाव, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये दूसरा भाव। हाँ, ये हो गया तीसरा भाव। भाव को हम हाउस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। ये चौथा, अभी आगे बढ़ेंगे हम, चौथा भाव। हाँ, और ये 5वां भाव या 5वां हाउस, इसको हम इस तरह से चलेंगे। ये छठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव। ये मैं अभी नंबरिंग कर रहा हूं, वो भाव के हैं। ये 9वां भाव, ये 10वां भाव यानी 10वां हाउस। हाँ, इसको लाल किताब में खाने भी बोलते हैं। और ये 12वां भाव। तो ये 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। अभी कुंडली किस तरह से बनानी है ये तो आपको पता होगा। ये आपने एक स्क्वायर बना लिया, एक मिनट पहले से आपको थोड़ा बता दूं। ये देखिए, आपने पहले कुंडली बनाना है तो ये एक स्क्वायर बना लिया आपने। रेक्टेंगल भी वो हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ये देखिए इस तरह से ये आपने स्क्वायर बनाया पहले, फिर दोनों कोने को आपको जोड़ देना है। ये कोना यहाँ से नीचे इस तरह से, इसको आपने इस तरह से जोड़ दिया, और दूसरा कोने को ये इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने ये जो लाइन है ना, इसके बीच में से सेंटर, ये सेंटर लेना है और दोनों ओर को जोड़ देना है हमें इस तरह से। ये जोड़ दिया, ये हमने यहाँ जोड़ दिया इस तरह से। फिर ये नीचे ये वाली लाइन में लेना है ये, तो चारों ओर सेंटर ले लेना है। ये चार जो आपकी लाइन है ना, ये चार, ये सेंटर ले ली यहाँ हमने एक, और ये सेंटर हमने ले ली, फिर यहाँ ले ली ऐसी लाइन। तो ये चारों जो लाइन है चारों बाजू, उसके सेंटर से हमने यहाँ इसको ज्वाइंट कर दिया। तो ये बन गई कुंडली। उसमें मैंने आपको ये नंबरिंग की है ना, वो भाव की है अभी आपको बताने के लिए कि ये पहला भाव, दूसरा भाव। भाव को हम हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, और लाल किताब में इसे खाने कहते हैं। एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, बराबर। तो हम जनरली यहाँ भाव और हाउस ये शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? किसी को डाउट है कुछ? नो। ठीक है, अभी आगे बढ़े। अब जैसे कि ये एक चार्ट हो गया, मैं यह राशि चार्ट की बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये हमने कुंडली बनाई ना, बराबर। तो ये जो है ना, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ नंबरिंग। अभी वो भाव के नंबर भूल जाइए, भाव के नंबरिंग नहीं होते। कोई भी आप कुंडली देखोगे ना, उसके अंदर जो नंबर होते हैं ना, 1 2 5 जो भी नंबर होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ 1 नंबर लिखा है ना, तो 1 नंबर की राशि कौन सी है? ये देखिए, मेष राशि। ये राशि जो है ना, इसी सीक्वेंस में आएगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? मेष। हमेशा ये क्रम इसी तरह से रहेगा। पहला नंबर मेष, दूसरे नंबर की राशि है वृषभ, तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, चौथे नंबर की राशि है कर्क, पांचवें नंबर की राशि है सिंह, छठे नंबर की कन्या, सातवें नंबर की राशि तुला, आठवें नंबर की वृश्चिक, नौवें नंबर की राशि है धनु, 10वें नंबर की राशि है मकर, 11वें नंबर की राशि है कुंभ, 12वें नंबर की राशि है मीन। ये जो राशियां हैं इसी क्रम में रहेगी, इसी नंबर में रहेगी। ठीक है, 1 नंबर है तो आपको समझ जाना है कि ये मेष राशि है। 7 नंबर कहीं लिखा है तो समझ लो आप कि तुला राशि है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ कुंडली आपको दिखाई है, ये इसको हम काल पुरुष की कुंडली कहेंगे। यानी 1 नंबर से हमने शुरुआत की है यहाँ। तो पहले भाव में 1 नंबर है, 1 नंबर यानी मेष राशि हो गई। तो इसे हम कहेंगे, पहले भाव को हम लग्न भी कहते हैं। तो यह मेष लग्न की कुंडली है, हम इस तरह से हम उसको कहेंगे। तो पहली राशि यहाँ है, मेष है यहाँ पे, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो कोई भी कुंडली के अंदर जब आप नंबर देखोगे, वो राशियों के नंबर होते हैं। हाँ, हमने आगे जो चार्ट में देखा ना, वो मैंने आपको समझाने के लिए भाव के नंबर लिए थे, बराबर है। तो यहाँ पे ये पहला नंबर जो है वो राशि का है, दूसरा नंबर जो है वो कौन सी राशि होगी? वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह राशि। तो ये नंबर जो है ना वो राशि के हैं। 6 नंबर कन्या, तुला, 8 नंबर
वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये राशि को आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है जो लोग नए हैं, बराबर। और उसी तरह 12 भाव हो गए, 12 राशियां हैं और 9 प्लानेट है। ये जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 प्लानेट हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। जी, जो लोग नए थे, कुछ जानना चाहते थे, तो बराबर है, आपको समझ में आ गया। इस तरह से कुंडली बनती है और ये भाव होते हैं, राशियां होती हैं और प्लानेट होते हैं उसमें। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको समझने के लिए? अंजना जी, किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े। कुंडली का, ज्योतिष में कुंडली के बारे में किसको कुछ जानना हो, पूछना हो? कुछ लोग जो नए लोग हैं, क्योंकि बेसिक यही है, यहीं से आपको समझ में आएगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। पूछना है तो आप पूछ लीजिए। चले आगे। हाँ सर। ठीक है, अभी जो जैसे हमने पहले बताया, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लानेट होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। यहाँ हम नक्षत्र की बात नहीं करेंगे अभी, हम पहले यहाँ भाव, 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लानेट की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था 12 भाव, तो हम 12 भाव की हम बात करेंगे कि 12 भाव से हमें हमारे जीवन में क्या क्या मिल पाएगा। हमारा पूरा जो जीवन खंड है वो 12 भागों में बटा हुआ है। कौन से भाव से, कौन से हाउस से, कौन से घर से हमें क्या चीज मिलेगी, वो हमें इस भाव से पता चलेगा। अभी हम शुरुआत करते हैं पहले भाव से, जिसे लग्न भी कहा जाता है। पहला घर जो प्रमुख रूप से व्यक्ति का, वो व्यक्ति कैसा है उसे आप पहले घर से देख पाओगे। वो काला है, गोरा है, सौंदर्य वाला है, उसकी त्वचा कैसी है, रंग, रूपता, व्यक्ति के शरीर की देखभाल, ये सब आप फिजिकल जो है ना, वो आप पहले भाव से देखते हैं हम। ठीक है, उसका रहन सहन कैसा है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, तो ये सब हम पहले भाव से देखेंगे। उसकी फिजिकल फिटनेस जो है उसको हम उसके बारे में देखेंगे। उसका स्वभाव जो है, बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव है, शारीरिक आदतें हैं उसकी, तो ये हम उसको पहले भाव से हम देखेंगे। उसमें साहस कितना है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति क्या है उसकी, जीवन में व्यक्ति कैसा बर्ताव करेगा, वो सब हम पहले भाव से देखते हैं। यश, अपयश, ये भी हम पहले भाव से देखते हैं। मैंने आपको पीडीएफ में काफी डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको एक बार स्टडी कर लेना। जहां जहां आपको जो जो जरूर लगती है उसके ऊपर आप येलो या व्हाइटनर लगा दीजिएगा। उस पॉइंट को आप मेन याद रखिए, मैंने काफी डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, ताकि इसमें से जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। क्योंकि पहला भाव क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो, एस्ट्रो वास्तु करो, मैंने काफी डिटेल में इसको पहले भाव का एट्रीब्यूट जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से आप देख लीजिएगा। तो पहला भाव यश अपयश का भी है, राजयोग, कीर्ति, मान, सम्मान, सेहत, ये सब हम पहले भाव से देखेंगे। प्रथम भाव को हम लग्न भाव कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रथम भाव से ही व्यक्ति का संसार में अस्तित्व देखा जाता है। इस स्थान को हम खिड़की भी कहेंगे, जिससे आप जगत की ओर और जगत आपकी ओर देखता है। यह भाव जन्म स्थान को भी दर्शाता है। जल राशि, जल तत्व के ग्रह जो है, अगर इस भाव में हो, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जल राशि
या जल तत्व के ग्रह, जैसे कि चंद्रमा है, शुक्र है, ये जल तत्व के ग्रह हैं। यदि पहले भाव में हो तो जातक जलाशय के समीप में जन्म हुआ होगा उसका, यानी जब जातक का जन्म हुआ होगा तब आजू बाजू में कोई पानी होगा, नदी है, तालाब है, कुआं है, समुद्र है, समझ गया। तो इस तरह से हम पहले भाव को हम देखेंगे। जल राशि है तो जलाशय होगा वहां पे, तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। पूरी कुंडली में आप को समझकर या आपका विचार आपके बारे में जानना है तो वो पहला भाव जो है उससे हम जान सकते हैं। सिर का भाव जो है, सिर का ऊपर का हिस्सा जो है सिर का, वो भी हम पहले भाव से लेंगे, इसको माथा बोलते हैं, वो भी हम पहले भाव से देखेंगे। कुंडली में वर्तमान जन्म को इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में जो हमने जन्म लिया है अभी, तो हम उसी से हम देखेंगे, पहले भाव से। तो पहला भाव जो है सेल्फ के बारे में है, हमारे खुद के बारे में है, हमारी खुद की आइडेंटिटी यहीं से हमें पता चलती है, बराबर। तो आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं सबके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी मोटा मोटा तौर पे आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और भी दे रहा हूँ, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, बराबर है। यानी सेल्फ जो है, हमारी मान सम्मान इज्जत समाज में जो भी है, हेल्थ के बारे में भी जानना है तो पहला भाव है। यानी हमारे खुद के बारे में हमें जानना है तो वो पहला भाव है। ठीक है, क्लियर। इस भाव से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में भी हम जान सकते हैं। बड़े आगे दूसरा भाव, ये भाव जो है दूसरा भाव, वे व्यक्ति की संपत्ति की स्थिति क्या है वो दर्शाता है। द्वितीय भाव प्रमुख रूप से धन का संचय, वंश परंपरागत जो आपके खानदानी बिजनेस होते हैं, पितृक बिजनेस होते हैं, या सोना चांदी के आभूषण के ज्वेलरी की जो दुकानें होती हैं, ये भी हम इसी से हम देखेंगे। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज सर आ रही है, सर आवाज आ रही है। ठीक है। तो यहां से हम परिवार जो है ना, हमारा छोटा परिवार भी हम इसी से देखेंगे। परिवार के लिए होने वाले खर्च वो भी हम इसी से देखेंगे। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ चला। हाँ, हम जो परिवार के ऊपर जो खर्च करते हैं वो भी हम इसी पे देखेंगे। फिर यश अपयश घराने से जो हमें मिलता है ना, कहते हैं ना भैया इसका तो खानदान ही ऐसा है, ये कंजूस है या पैसे बहुत उड़ाता है, तो इस तरह का जो स्वभाव है वो हम इसी भाव से देखेंगे। फिर इस दूसरे भाव से हम भोजन खान पान जो होता है, पसंद नापसंद खाने पीने की, वो भी हम इसी भाव से हम देखेंगे। और वाणी भी इसी भाव से जुड़ी हुई है। जो हम वाणी का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, तो वाणी का यदि आप किसी के बारे में आपको जानना है कि इसकी भाषा कैसी होगी, उसकी वाणी कैसी होगी, तो हम दूसरे भाव से देखेंगे। बोलना, बातें करना, बोलने में रुकावट, कई बार बोलने में भी परेशानी होती है, अकलाता है इंसान, तो ये भी हम दूसरे भाव से देखेंगे। तेजी से बोलना, जल्दी से बोलना, सच बोलना, झूठ बोलना, ये सब हम इसी से देखेंगे। आवाज में कंपन, मीठापन, धीमापन, यानी आवाज से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब हम दूसरे भाव से देखेंगे। गले का दर्द है, टॉन्सिल्स है, उसका ऑपरेशन, दांतों की देखभाल, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है।
नेत्र दोष, छोटी मोटी आंखें, आंख का आना, आंखें भी इसी से हम देखेंगे कि आंखों में कोई विकार है, तकलीफ है, तो अभी हम दूसरे भाव को देखेंगे कहीं यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखों का तिरछापन होना, फिर विद्या या विद्या से होने वाले लाभ भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। तो दूसरा भाव वाणी का भाव है, भोजन का भाव है, सेविंग का भाव है। तो हमें यदि सेविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे भाव को देखेंगे कि भाई हमें दिक्कत कहाँ है। भोजन में कोई अरुचि है या कोई प्रॉब्लम है तो भी दूसरा भाव से हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं तीसरे भाव की ओर। मैं शॉर्ट में ले रहा हूं ताकि उसमें ज्यादा समय हमारा ना जाए। हाँ, आपको पीडीएफ दिया हुआ है ना, उससे आप जो भी जरूरत का जो भी है उससे आप ले लीजिएगा। ठीक है। तृतीय भाव जो है व्यक्ति के भाई बहन का भी है। हमारे छोटे भाई बहन जो है वो हम उसका यदि अध्ययन हमें करना है, छोटे भाई बहन से रिलेशन कैसा है, तो वो हम तृतीय भाव से देखेंगे, तीसरे भाव से। फिर भाई बहन से व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सुख दुख, उससे होने वाले भेदभाव, कटुता, प्रेम, ये सब हम तीसरे भाव से देखेंगे। हमारे भाई, छोटे भाई बहन की जो गरीबी अमीरी है, उनकी सेहत है, ये उनके बारे में हमें कुछ जानना है, अपने भाई, छोटे भाई बहन के बारे में, तो हम तीसरे भाव से देखेंगे उसको। फिर ध्वनि शब्दों का ज्ञान, गायन कला, ध्वनि शास्त्र संबंध में जो विचार जो है, कानों की सुनने की जो तीक्ष्णता है, बहरापन, ये सब हम कान से रिलेटेड जो भी है वो हम तीसरे भाव से देखेंगे। वस्त्रों के संबंध में पसंद नापसंद, आभूषण प्रेम, छोटी मोटी यात्राएं, विशेष रूप से स्वदेश के अंदर ही जब हम छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो हम तीसरे भाव से देखेंगे। ताश, शतरंज इत्यादि बैठ के जो हम खेल खेलते हैं ना, जो इंडोर गेम हम कहते हैं उसको, वो भी हम इससे देखेंगे। व्यक्ति की लिखावट, राइटिंग, वो भी इसी से देखी जाती है। फिर गुड़ शास्त्र, वशीकरण, हिप्नोटिज्म, इस तरह की जो कलाएं होती हैं, विद्याएं होती हैं, ये हम इस भाव से देखेंगे। परिश्रम भी हम इसी भाव से देखेंगे कि ये भाव यदि कमजोर है तो इंसान परिश्रम करने में भी पीछे हो जाता है। मन के विकार, मन की अस्थिरता, डर, मानसिक बदलाव, मानसिक पीड़ा, आशावाद, निराशावाद, ये सब तीसरे भाव के लक्षण हैं। मन और बुद्धि का विकास, ये भी हम इससे तीसरे भाव से हम देखेंगे। भाषण कला, यानी बोलने की जो कला है, वाचन लेखन में जो रुचि है, वो भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति का समाज से बर्ताव, वो तीसरे भाव से हम देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ करना है मगर वो कुछ कर नहीं पाता, यानी वो एक्शन नहीं ले पाता है। एक्शन लेना ही तीसरा भाव है। यदि तीसरा भाव कमजोर है तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो। आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मगर आप उसकी ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि तीसरा भाव आपका खराब है, यानी कमजोर है, पीड़ित है किसी भी तरह से, तो आप उसको एक्शन नहीं ले पाओगे, एक्शन नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे आप। ये अष्टम भाव का, यानी आठवें भाव का आठवां है। देखिए आप काउंट करोगे ना तो आठवें भाव से ये आठवां है, तीसरा भाव। तो ये आयुष्य को भी हम इससे देखते हैं कि व्यक्ति की आयुष्य कितनी हो सकती है। तो ये
आयुष्य देखने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण भाव है। दूसरों के साथ एक संवाद बनाना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए ये भाव काफी बहुत जरूरी है। पत्र व्यवहार करना हो, किसी से संवाद करना हो, यानी डॉक्यूमेंट का जो भी काम है वो तीसरे भाव से होता है। तीसरे भाव के अंदर आप मार्केटिंग भी ले सकते हो, एजेंसी का कोई काम भी ले सकते हो, ऑनलाइन कोई काम हो सकता है, जैसे अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं काम, तो ये भी तीसरे भाव का है काम है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए या नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी तीसरे भाव में आता है। तो जिसका तीसरा भाव स्ट्रांग है, अच्छी तरह से वो है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में या कमीशन के बिजनेस में या कमीशन के काम में वो आगे बढ़ सकता है, उसे अच्छा फायदा होगा। या ऑनलाइन आप कुछ भी काम कर सकते हो, जैसा हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं मेरा ही। मेरी कुंडली में जो अभी महादशा चल रही है जिस प्लानेट की, उसी की अंतर्दशा है। वो प्लानेट जो है वो तीसरे भाव को दर्शा रहा है और 11वां भाव को दर्शा रहा है। तो मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं। राकेश जी, धीरज जी, समझ में आ रहा है? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे जो अभी जो करंट जो डीबीए चल रही है, उसका जो महादशा का लोड जो है और अंतरदशा का जो लोड, यानी दशा भुक्ति का जो भी है प्लानेट है, वो 3 और 11 दे रहा है। ठीक है, सपोर्टिंग नंबर है और 1-2 नंबर न्यूट्रल है। तो मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, बिल्कुल बराबर है। और 11 जो भाव है, 11वां भाव, वो दोस्तों का भी होता है। देखिए, आप मानते हो, पता है ना जी। आपको? हाँ। तो मेरे से ज्यादा मेरी मार्केटिंग किसने की, मेरे पे विश्वास किसने जताया? हम लोगों ने सर। प्रफुल्ल भाई ने। आप लोगों ने? जी सर। प्रफुल्ल भाई ने। जी सर। जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मेरे से ज्यादा उन्होंने मेहनत की मेरे लिए। तो ये लाइव एग्जांपल है, वो हम आगे देखेंगे। तो मैं अपना ही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ग्रह हमें करवाते हैं। अच्छे लोग तो हमारे आसपास होते ही हैं, मगर उस लोगों को वो एक्टिव करते हैं। तो प्रफुल्ल भाई ने अपने परिवार के लोगों से कहा कि सूरज भाई देखिए, अच्छा ऐसा तो कर रहे हैं, आप उसके साथ जुड़िए। अब उसमें उनका कोई फायदा है? नहीं, उनका कोई फायदा नहीं सर। आपका कोई फायदा था साहब? हमारा फायदा बहुत जबरदस्त हुआ सर। नहीं, वो तो क्लास करोगे, मगर आपने किसी को रिकमेंड किया तो उसमें आपको क्या फायदा था? आपने तो 7,300 पहले ही दे दिए थे, पहले दिन ही। बराबर। हाँ। वो हमारा फायदा साहब इतना था कि अगर किसी के बंदे को सही शिक्षा इतने मुनासिब से भी मुनासिब कम पैसों में मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, तो उसमें हमारा भी मन खुश है, हमारा ये फायदा है, आत्मसंतोष है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब साहब यही है, अच्छे बुरे लोग हमारे आसपास रहते ही हैं। वो जो ग्रह जो है ना, किसको एक्टिव करना है वो ग्रह की बात, ग्रह के हाथ में है, उस प्लानेट के हाथ में है। हमारे प्लानेट ने आपको एक्टिव किया और आप हमारे हमसफर है, यानी आपको और हमारा एक नाता है, आपको मुझ पे विश्वास है, उस विश्वास पे आपने ये किया काम। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो हाउस से ये प्लैनेट्स जो है वो हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और हम जो क्लास करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही एस्ट्रो वास्तु करता हूँ या अकेला ही केपी करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे मास्टर्स हैं। अंगेज जी, अनम्यूट कीजिए आप। तो हमारे फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स भी हैं आज भी, जो केपी भी करवाते हैं, नाड़ी भी करवाते हैं, एस्ट्रो वास्तु भी करवाते हैं। ठीक है, मगर
हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं सर, और आप लोगों का अनुभव है। और मैं तो कहता हूँ साहब मेरा कुछ नहीं है, जो है उनका है, वो लोग दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप जितना लेना चाहो ले लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भाव और प्लानेट हमें रिजल्ट देते हैं, और यदि ऐसा हमें लगे कि प्लानेट हमें गलत रिजल्ट देने वाले हैं तो उसको हमने मना लेना चाहिए। आजा भाई बैठ जा, हम साथ में बैठते हैं, आप नुकसान न करो हमारा, वो एक आगे रेमेडी का पार्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चतुर्थ भाव पे बढ़े। जी हाँ। यस सर। चौथा भाव वो मातृ सुख का है, माता की सेहत का है, माता की बीमारी या माता से नुकसान या माता से फायदा या माता को नुकसान या माँ से रिलेटेड कोई भी घटना घटती है वो चौथे भाव से घटती है। माता की आयु, माता का प्रेम, मनमुटाव, माता के प्रति आपकी आस्था, प्रेम, राग, द्वेष, हाँ, माता, सौतेली माँ, माता के गर्भ कि जो भी माता से रिलेटेड जो परिस्थितियां घटती है वो चौथे भाव से घटती है। यानी माता से मिलने वाले सुख भी इसी भाव से हम देखेंगे, और नजदीकी मित्र भी इसी से देखे जाते हैं। जो एकदम नजदीक के जो आपके मित्र होते हैं, देखिए मित्र दो तरह के होते हैं, एक आपके खास होते हैं, भाई से भी बढ़कर होते हैं, जिससे आपका कोई राज छुपा नहीं होता है और न छुपाने की जरूरत होती है। तो वो एक मित्र होते हैं ना, जो आपके भाई से भी बढ़कर होते हैं, अपने से भी बढ़कर होते हैं, वो मित्र की बात हो रही है। तो मित्र भी इसी भाव से देखे जाते हैं, नजदीकी मित्र। फिर मित्र से प्रेम, उसका मनमुटाव, मित्र से सुख, ये सब हम इस भाव से देखेंगे। और ग्रह सुख भी इसी भाव से देखा जाता है। घर का वातावरण जो है वो भी हम इसी भाव से देखेंगे कि आपके घर में वातावरण किस तरह से होगा, घर का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से होगा, कैसा होगा। और ग्रह सुख भी हम चौथे भाव से देखेंगे। एक घर के अंदर 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग रहते हैं एक परिवार, उसके इंटरनल रिलेशन, आंतरिक संबंध कैसे हैं, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। चौथा भाव जॉइंट फैमिली का है, बड़ी फैमिली का। दूसरा भाव छोटी फैमिली का है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और साथ में जोड़ लो तो शायद मम्मी पापा है तो वो। मगर जॉइंट फैमिली के लिए चौथा भाव है, बड़ी फैमिली, पापा मम्मी दादा दादी, हम लोग 4 भाई 3 भाई, उसका परिवार, उसके बच्चे, ये सब जॉइंट फैमिली के लिए चौथा भाव है। फिर घराने की उच्चता नीचता, हम कहते हैं भाई ये घराना तो काफी अच्छा है, या कहते हैं भाई ये घराना जो है ना, इन लोगों के बाप दादा ही चोर थे, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो ये घराना भी हमें चौथा भाव दर्शाता है, चौथा भाव से हमें पता चलता है। घराने का यानी हमारे घराने का फलना फूलना, आपसे मन मुटाव जो होते हैं वो भी इसी से देखेंगे। कोर्ट कचहरी भी इसी से देखी जाती है। वास्तु सुख भी इसी से हम देखेंगे। जो वास्तु जो है वो भी हम चौथे भाव से देखेंगे। फिर पैतृक घर हमारा है, प्रॉपर्टी, जमीन, खेती, बाग बगीचा, ये सब हम इसी से देखेंगे चौथे भाव से। फिर घर के भीतर पालतू जानवर जो होते हैं, पशुधन जो होता है, गाय भैंस कुत्ता डॉगी जो होते हैं, वो भी हम इसी से देखेंगे। जैसे काफी लोग पालते हैं ना, कुत्ते भी हैं, तोता भी है, कबूतर भी है, उसमें आपकी रुचि कैसी होगी या उससे आपको फायदा होगा नहीं होगा। कुछ लोग पेट रखते हैं ना, या पक्षी भी रखते हैं या फिश पोट भी रखते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा, ये भी हम चौथे भाव से देखते हैं। वाहन सुख है, ये भी अहम भाव है वाहनों के लिए। आपके वाहन सुख आपको है नहीं है, यह भी हम चौथे भाव से देखेंगे। फिर शिक्षा भी हम चौथे भाव से देखेंगे। पदवी, शिष्यवृत्ति, ये हम चौथे भाव से देखेंगे। राजयोग दृष्टिकोण से
अति महत्वपूर्ण भाव है ये। तो चौथा भाव हमें परिवार का सुख के बारे में भी बताता है। इस भाव को सुख भाव भी कहा गया है, क्योंकि परिभाव पैसा है मगर परिवार में एकता नहीं है, सुख नहीं है, भाव नहीं है, तो वो पैसा आपको क्या काम का। इसलिए इसको सुख भाव भी कहा गया है, चौथे भाव को। अभी हम आगे बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। चौथे भाव से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है चौथे भाव में? मेनली माता से रिलेटेड, आपका घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, गाड़ी है, वाहन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये मेनली हम इससे देखेंगे चौथे भाव से। बराबर है? आगे बढ़े। यस सर। अंजना जी आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है। चले आगे। हाँ जी। हाँ, पांचवा भाव यानी पंचम भाव। बच्चों के बारे में जो भी विचार हम करते हैं, गर्भाशय की स्थिति, गर्भ में विकृति, बच्चे न होना, ये महिलाओं की कुंडली में खास देखा जाता है। बच्चे से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं ना, आपके पास कई ऐसे क्लाइंट आते होंगे, भाई इनको बच्चे का इश्यू है या हो नहीं रहा है, या होता है तो मिसकैरेज हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है, क्या करें। तो वहां आप उसको पांचवें भाव से देख सकते हो। वहां प्रसूति जो डिलीवरी होती है उसको भी उसी से देखोगे, उससे होने वाले कष्ट को भी आप उसी से देखोगे। फिर संतति यानी आपके संतान से आपको होने वाले सुख दुख, संतति का भाग्य, बच्चों से मनमुटाव, बच्चों से प्यार, बच्चों से झगड़ा, आपके जो संतान है उसकी कीर्ति अपकीर्ति, मान सम्मान, वो हम पांचवें भाव से देखेंगे। चौथा अगर हमने विद्या का बताया था कि वो, मगर वो जो चौथा भाव जो है वो प्राथमिक विद्या है, बेसिक किसी एजुकेशन कहते हैं। फिर यहाँ जो है पांचवा भाव जो है, पांचवा भाव जो है, प्लीज म्यूट कीजिए। तो स्कूल कॉलेज विद्या ग्रहण करने की जो पात्रता है या अपात्रता है, विचार प्रकट करने की उसकी क्षमता है, उसकी या पद्धति है, उसकी शिक्षा के प्रति उसकी रुचि है कितनी होगी, ये हम इस भाव से देखेंगे। फिर सौंदर्य ग्रहणता, शास्त्रीय ज्ञान, जैसे संगीत है, एक्टिंग है, चित्रकला है, ये हम उसमें उसकी रुचि कितनी है वो भी हम पांचवें भाव से देखेंगे। नाटक, फिल्म लाइन, कवि सम्मेलन, ये सब जो इसी में आता है, पांचवें भाव से हम उसको देखेंगे। दूसरों को विद्यादान करने की कला, वो भी इसी से देंगे। विद्यादान की वजह से शिक्षक या प्राध्यापक की कुंडली में यह अति महत्वपूर्ण भाव है। जो स्कूल टीचर होना चाहते हैं या प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, उनकी कुंडली में ये जो भाव है वो मजबूत होना चाहिए। फिर जुआ, रेस, शर्त लगाते हैं जो, वो भी इसी भाव से हम देखेंगे। फिर बुद्धिमत्ता से कमाया हुआ धन, एक प्रकार का धन भाव जो है वो, पत्नी से होने वाले लाभ, प्रेम, लव मैरिज, वो भी हम इसी से देखेंगे। मनोरंजन भी हम इसी से देखेंगे। पुनर्जन्म या पुनर्जन्म का जो ज्ञान है वो भी हमें इसी से पता चलता है। फिर पुनर्जन्म की वजह से इस जन्म में होने वाले लाभ, देव पूजन, उपासना, हमें कौन सी उपासना करनी चाहिए वो इस भाव से हमें पता चलेगा।
और सबके लिए अलग अलग होती है। वो आपका पिछला जन्म जो है उसके हिसाब से आपको पांचवा भाव यहाँ मिलता है, उस पांचवें भाव की स्थिति होती है। उससे हमें किस देव की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, ये इस भाव से हम पता चलता है। वेदों का ज्ञान, तंत्र मंत्र, धार्मिक चीजों में रुचि, ये भी हम इसी भाव से देखेंगे। और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जो हमें आने वाले सपने होते हैं ना, पिछले जन्मों के, नींद में जो सपने आते हैं पिछले जन्मों में, तो वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये पांचवें भाव से हम देखेंगे। तो ये एक नैसर्गिक सुख भाव है। पांचवा भाव जो है वो नैसर्गिक सुख भाव है। इस भाव को पुत्र भाव भी कहते हैं, विद्या भाव से संबोधित भी किया जाता है इसे। तो पांचवा भाव से जनरली हम पहले प्रेम को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, विद्याभ्यास में उसकी रुचि देखेंगे, मनोरंजन देखेंगे, खेल कूद नाटक यानी ड्रामा है वो भी हम इसी से देखेंगे। पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से जो भी हम यहाँ लाभ नुकसान हो रहा है वो भी इसी से देखा जाता है। लव मैरिज में सफलता असफलता, बच्चों का कैरियर, बच्चों के बारे में भी जानना है तो पांचवें भाव से हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। उसे पंचम भाव भी कहा जाता है। वो नैसर्गिक सुख का भाव है, नेचुरल कुदरती है वो। अब आगे बढ़ते हैं छठे भाव में, षष्ठ भाव, जिसे रोग का भाव भी कहा गया है। छठे भाव से हम शरीर तथा मन को तापदायक होने वाली सभी चीजों को और घटनाओं को इस भाव से हम देखते हैं। इस भाव से हम अध्ययन करेंगे। छठे भाव से हमारे बॉडी को भी और मन को भी जो पीड़ा देता है या तापदायक होता है, उसका अध्ययन हम छठे भाव से करेंगे। व्यक्ति को होने वाले रोग, रोग के प्रकार, रोग का समय, कितने समय ये रोग चलेगा, फिर रोग की असर, शारीरिक कष्ट, थकान इत्यादि सभी बातों का अध्ययन हम इस भाव से करेंगे। प्रथम भाव जो है वो नैसर्गिक रूप से पोषक भाव है, नेचुरली है वो प्रथम भाव। और छठा भाव जो है उसे हम शत्रु भाव भी कहते हैं। लोगों, हमारा जो है यानी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, जिस व्यक्ति जो है उसका लोगों के साथ बर्ताव कैसा होगा, उसके साथ होने वाले झगड़े, द्वेष, व्यक्ति की बुराई अच्छाई, या उसका बुरा चाहने वाले लोग जो झगड़ा करने पे उसको मजबूर करते हैं, ये भी हम इसी भाव से देखेंगे। गलतफहमी, फिर नौकर चाकर, नौकर चाकर से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी हम इस भाव से देखेंगे। बुरी संगत, मन की शुद्धता, फिर हम जानवर को भी इसी भाव से देखेंगे। बुरे लोग और उनसे होने वाले कष्ट, नौकरी हम छठे भाव से देखेंगे। नौकरी से होने वाले सुख दुख वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। वाहन सुख, जो चोरी हो गई है, वाहन सुख चोरी जो होती है वो भी हम इससे देखेंगे। किसी से झगड़ा, हाथापाई, संपत्ति का जो अपव्यय होता है, या मृत्यु का भाव आठवां भी है और छठा भाव भी है, यानी आपघात भी है। फिर मामा का घर, मामा का घर भी हम इसी से देखेंगे। शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। मामा के घर बता रहा हूं मैं आपको, मामा का घर यानी हमारी माँ का भाई, मामा के घर को हम इसी से देखेंगे। मामा की
परिस्थिति आपकी जाननी है आपको, आपके मामा की, तो छठे भाव से आप जान सकते हो उनकी सेहत कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, मृत्यु अपमृत्यु, ये सब हम मामा के बारे में यदि हमें जानना है तो हम इसी भाव से हम जान पाएंगे। यह भाव अशुभ भाव माना जाता है। जैसे 4th हाउस से हमने माता के बारे में जाना, दोस्तों के बारे में जाना, तो अपने मामा के बारे में यदि आपको जानना है या किसी और के मामा के बारे में जानना है तो उसकी कुंडली में आप छठे भाव को देख लो, तो उसके बारे में आपको सब कुछ आप पता लगा सकते हो उसका अध्ययन करने से। छोटा या बड़ा दोनों? हाँ, मामा यानी मामा हो गया, वो छोटा है। सर एक बात पूछना चाहता था यहाँ पर सर। हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा कंप्लीट करूँ, बाद में आप पूछिएगा। हाँ, नहीं तो एक रह जाएगा टॉपिक। हाँ, तो ये छठा भाव जो है मेनली कुछ पॉइंट आप लिखना देख लीजिए। नौकरी के लिए हम देखेंगे नौकर चाकर यानी हमारे कुछ लोगों को होता है ना भाई, नौकर चाकर से फायदा होता है, वो अपने बेटे की तरह काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बार बार नौकर बदलते रहते हैं, घर में भी। सिर्फ हम घर की भी बात करें तो यहाँ यही नियम जो है वो फैक्ट्री में भी, दुकान में भी, जो भी आपका व्यवसाय उसमें भी लागू होगा। आपको क्या नौकर जो भी है आपके पास, नौकर चाकर जो हैं, उनसे क्या आपको फायदा होगा या नहीं होगा, ये भाव बताएगा। तो आपने देखे होंगे कई लोग जो होते हैं उनको नौकर से काफी फायदा है, वो घर उसके भरोसे छोड़ जाते हैं तो भी उसको अपने घर की तरह वो संभाल के रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार नौकर को बदलना पड़ता है, कोई चोरी कर जाता है, कुछ कर लेता है। तो ये छठे भाव से हमें पता चलेगा। ठीक है, फिर दुश्मनावट, मामा का घर, नौकरी, हमें नौकरी करनी है तो करें ना करें, किस तरह से करें। फिर बीमारी, मेनली बीमारी के बारे में, नौकरी के बारे में हम इस भाव से हम जान सकते हैं। और रिलेशन में मामा से, जो भी हमारे मामा है, मदर के ब्रदर हैं, माँ के भाई हैं, उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जानना है तो हम इस भाव से जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी अपना राकेश जी आप कुछ बता रहे थे। सर ये पूछे, अगर किसी का 6th भाव एक्टिव है तो अगर वो बीमारी से बचना चाहे तो मामा से 2-4 रोज बाद बात कर ले तो वो उसकी रेमेडी कुछ हो जाएगी इस तरीके से? हो सकता है, उसका प्रभाव जो है बीमारी में कम हो जाएगा जी, बराबर है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, 5वें भाव को एक्टिव करना है। बीमारी की बात है तो जी, तो 5वां भाव को हमें एक्टिव कर देना है। तो जी, तो वो 5वां भाव हीलिंग का भी है, सॉरी आप लिख लेना, 5वां भाव जो है वो हीलिंग का भी है। तो ये सब 5वां भाव रिश्तों में कोई आता है? रिश्ते, कौन सा रिश्ता 5वें भाव से जुड़ता है, कोई है? संतान आती है ना, पहली संतान। अच्छा। और प्रेम भी आता है, यदि आप लव मैरिज है तो आपकी प्रेमिका जी, वो रिश्ता है वहाँ। अच्छा, बराबर है। और आपकी पहली जी नई बनवा देंगे। पहली जो संतान है वो 5वें भाव से देखी जाती है, दूसरी संतान है वो 7वें भाव से, तीसरी संतान है वो 9वें भाव से, इस तरह से। बराबर है सर। इसमें सब लव मैरिज की देखा जाता है या ये लव वैसे ही किसी से प्रेम भाव हो, काफी अच्छा प्रेम भाव हो, वो भी इसी से देखा जाएगा? सब देखा जाएगा ना। अच्छा सर। कोई लड़का लड़की से प्रेम है, शादी नहीं हो रही है, तो वो एक अलग रीजन हो जाता है। बराबर है। सिर्फ रिलेशन में कुछ लोग रहते हैं, आज का समाज तो यही है, ऐसा भी हो गया, रिलेशन में सिर्फ रहते हैं तो वहां लव है मगर शादी के योग नहीं हो रहे हैं। तो वो कौन से भाव जुड़े हुए हैं? 4था भाव जुड़ा हुआ है तो फैमिली भी राजी है। बराबर है। 3रा भाव जुड़ा है तो वो लेके भाग जाएगा। 12वां भाव है तो कहीं घर से दूर जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इस तरह से है। 5वां भाव प्यार का है, बच्चों, पहली संतान का है। और कुछ? बस सर। तो आज हम 6 भाव तक लेंगे, फिर 7वां भाव आगे फिर हम दूसरे क्लास में, अगले क्लास में हम लेंगे। ठीक है। कल कब आना है सर? अभी हमारा नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा अभी शनिवार को 6 बजे। हाँ, वीक में हम 3 दिन लेंगे। ठीक, वीक में हम 3 दिन अभी।
हाँ, आप ग्रुप में अनाउंस लिख दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो सैटरडे शाम को 6 बजे होगी, ठीक है। और 6 से फिर 7, 8 जितने भी बजते हैं, एक मिनट में लेता हूँ सर। हाँ, जनरली ये होगा। और फिर बीच में कुछ जरूरत पड़ गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्लास हो जाने के बाद में फिर जरूरत पड़ती है तो क्लास बढ़ जाएगी। बढ़ाना है तो देखें किस तरह से सबको सेट होता है। तो मेरा शेड्यूल में मुझे देखना पड़ेगा, मगर मिनिमम 3 क्लास हम लेंगे। 15 से 16 क्लास तक का ऐसा था टारगेट, मगर वो हमारी क्लासें 20-22 तक पहुंच जाएंगी। इसकी क्लासेस मुझे ऐसा लगता है कि 22-23 हो जाएंगी। देखते हैं, एंड कुछ नहीं है जब तक आप लोगों में से एक मिनट। संडे के दिन काफी लोगों को छुट्टी रहती है, तो थोड़ा सा उस दिन भी दिया तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सारे मेंबर्स क्या बोलते हैं वो भी एक बार देखना। हाँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरे और दूसरे भी क्लासेस संडे को चालू है सब। हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें किस तरह से सेट हो पाता है, सबके लिए अनुकूल हो, यही मैं पहले कोशिश करूंगा। अपने आप को तो ठीक है, जो भी हो सकता है मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। और ये 2-4 क्लास थोड़ा जाने दीजिए किस तरह सेटिंग होता है, फिर आगे हम सबको अनुकूल है इस तरह से लेंगे। और वीक में 3 क्लास अभी रहेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट दिया हुआ है एस्ट्रो वास्तु का, एक्चुअली तो उसमें काफी सब कुछ आ जाता है, फिर भी किसी कुछ ध्यान में है तो जरूर आप नोट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको कुछ बताने की, जो मुझे आता है, समझ में आता है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, वेलजी, हाँ बताइए वेलजी भाई। सर, ये आप 5th भाव को या 6th भाव को एक्टिव करने की बात कर रहे थे जी। तो एक्टिव करना मतलब क्या है? वो सब हम आपको जो आगे शेड्यूल में आएगा ना, प्लैनेट एक्टिवेशन, हाउस एक्टिवेशन, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। हाँ, सारे भाव को एक्टिव करेंगे, सारे प्लैनेट को एक्टिव करेंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे। सबके में से किसी एक का रेंडमली चार्ट लेंगे अपने ग्रुप से। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है ना, मान लो किसी को बीमारी की दिक्कत है, तो हमें 5th भाव को एक्टिव करने से वो 6ठी भाव की परेशानी कम हो जाती है। हाँ, कुछ रूल्स है उसके, हम उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे उस समय में, ठीक है सर। ओके। तो जैसे ये से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो टॉपिक आते जाएगा, हम वो करते जाएंगे, ठीक है। इसमें है हमारे में टॉपिक कि हाउस एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, बराबर है, वो हम आगे देखेंगे। आप फिर भी आपका जो भी प्रश्न है ना, उसे आप नोट करके जरूर रखिएगा। जब आएगा समय मैं आपको जरूर उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरा जो भी ज्ञान है, जो भी मैं जानता हूँ, आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, बराबर है। हो सकता है कहीं विद्वान ऐसे भी हो जो मेरे से ज्यादा जानते हो, तो कृपया आपका मार्गदर्शन भी शेयर करें ग्रुप में, अच्छी बात है, ठीक है। ओके। तो हम अभी शनिवार को शाम को 6 बजे और मिलेंगे, ठीक है। इन बीच किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को जानना है, तो ग्रुप में आप जरूर डालिएगा, ग्रुप में आप एक्टिव रहो, बराबर। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो भी वैदिक वास्तु परिवार से जुड़ा हुआ है, उनको सबको सुबह एक जय माता जी का मैसेज आता है। यस सर। आज तो वो मैसेज जो है सिर्फ मैसेज नहीं है, समझे आप। वो जो है वो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं हमारे परिवार के, देखिए हर एक परिवार में सब विद्वान नहीं होते हैं। आपका परिवार है ना, मानो कि आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सब क्या एक समान है? नहीं है ना। तो उसी तरह हमारे परिवार में किसी को कोई ज्ञान है, किसी को कोई ज्ञान है। हाँ, तो ये जो एनर्जी है हमारे बीच में, वो चैनलाइज हो रही है, हम सब एक लेवल पे आ रहे हैं वहां। आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जय माता जी का शब्द जो सिर्फ रूटिंग मैसेज नहीं है, इतनी बात आप खास ध्यान में रखिएगा। वो इस चैनल से जो एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे गुरुजन से, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में हमें मिलता है, मैं तो एक मीडिएटर हूं, वो मैं फ्लो कर रहा हूं, ताकि हम सबकी एनर्जी लेवल, हमारे सबके माइंड एक ही लेवल पे चले। अब हम उसको एक लेवल पे समझ सकें, नहीं तो मैं कुछ एक लेवल पे बात करूंगा और कोई एकदम नीचे बैठा हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा उस बात को। और काफी क्लासेस में ऐसा होता है, आपने भी अनुभव किया होगा, कई सारे आपने क्लासेस किए होंगे, तो कुछ बातें आपके ऊपर से चली जाती हैं। अभी सिखाने वाला तो एकदम, वो तो मास्टर ही है ना सब, आपको जो सिखा रहा है वो तो मास्टर ही है, मगर हम तो उस लेवल पे नहीं है ना। तो वो बातें कहीं वो एनर्जी जंप हो जाती है, हमें नहीं समझ में आती है। तो हमारा प्रयास यही है मेरा,
कि मेरा जो परिवार है एक ही वेवलेंथ पे काम करे, हम सब एक ही वेवलेंथ पे हो, ताकि आप प्रश्न पूछें तो मैं उसे समझ सकूं आपके लेवल पे जाके, और मैं आपको यहाँ जो दे रहा हूं आप उसे ग्रहण कर सकें उस लेवल से उठ के। तो ये, और जो भी उसका रिप्लाई कर रहे हैं उसका कॉन्शियस माइंड खुल गया है। कुछ लोग देख के छोड़ देते हैं, हाँ भाई ठीक है जय माता दी, रूटीन आ गया। कुछ लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं उसको, जो भी यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है उसके सारे चक्रास एनालाइज हो रहे हैं, वहां आपकी ओरा साफ हो रही है, वो एनर्जी फ्लो हो रही है। रिप्लाई आने से उसका मतलब ये हो गया आपने उस एनर्जी को स्वीकार कर लिया, चैनलाइज होगी आपके एक एक बॉडी पार्ट में, वो चलेगी एक एक सेल में चलेगी। सिर्फ जो देख लेते हैं एनर्जी तो वहां तक जाती है, वो उतना एक्शन नहीं कर पाती है वो एनर्जी। मान लो कि वो मैसेज मैंने किसी एक्स पर्सन को भेजा, उसने देख लिया और वो रूटीन में चला गया, उसने एनर्जी तो उसके पास आ गई मगर वो उसको चैनलाइज नहीं करा, उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सिर्फ जय माता जी का जो आपको मैसेज आ रहा है वो एनर्जी के रूप में आ रहा है। हाँ, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, आपको गुरुओं का आशीर्वाद है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो देखिए सुबह उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे जो मिलता है मैं पास ऑन करता हूँ। हो सकता है आपका उस दिन का शुभ हो, या ऐसे कई अनुभव आपको हुए होंगे इस ग्रुप में जुड़ने के बाद कि जय माता जी का मैसेज आता है, आपको कोई काम अटका हुआ है या उसका कोई रास्ता आपको दिखता है, या आप उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं और काम हो जाता है, या आपके क्लाइंट बढ़ जाते हैं, या जो भी सॉल्यूशन है आपको मिल जाता है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो या होता हो। हेतल जी आज शायद हमारे पास नहीं है हमारे साथ, तो हेतल जी के ऐसे कुछ अनुभव हैं, हाँ आप में से किसी के हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जय माता जी जो है वो उसको सिर्फ रूटीन नहीं है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ के मैं जो गुरुजनों की जो प्रार्थना होती है, जो उससे आशीर्वाद मिलता है, वो मैं आप सब में बांटता हूँ, ताकि आपके जो भी काम हो आप भी आगे बढ़े। सिर्फ पैसे कमाना बात नहीं है, हमें स्पिरिचुअल लेवल से भी ऊपर उठना है, तब जाके वो पैसे आएंगे तो ही टिकेंगे हमारे पास। नहीं तो पैसे तो हम ताश जुगाड़ से भी जीत सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तो हमें उसको संभाल के रखना है। तो उसके लिए हमें सारे चक्र बैलेंस होने चाहिए। सिर्फ मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र बैलेंस है, पैसा बहुत आ रहा है, मगर आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र यदि डेवलप नहीं है तो कुबुद्धि आएगी, आप जुगाड़ में डालोगे पैसा। वो तो रिप्लाई क्या देना है सर, ताकि 100% रिप्लाई सिर्फ उसी को देना है, आपका मन कहता है। आप भी जय माता जी लिख के उसको रिप्लाई कीजिए, तो आपकी तक पहुंच जाएगा वो। यानी आप उसको स्वीकार कर रहे हो, आपने रिप्लाई किया, उसका मतलब क्या है कि आपने उसको स्वीकार समझ में आ गया है। हार्मोनियस वाइब्रेशन आप बना रहे हैं, वो ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं, वो तो समझ में आ गया जी। हाँ, तो सर नेक्स्ट वीक की जो भी क्लासेस हैं, जैसे आपने कहा कि सैटरडे होगी, वो आप पहले से बता दीजिएगा। मतलब पहले से अभी इस क्लास सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इस तरह से जो भी है आपका, जो भी शेड्यूल बना रहे हैं आप, हाँ, मैं सब लोग पहले से दूसरी चीजें हैं जो उसको आपको वो कर ले। जी, मैं पहले से बता दूंगा, इसलिए अभी शनिवार को है और बता दिया है मैंने आपको, और शनिवार को मैं आगे का शेड्यूल बता दूंगा नेक्स्ट वीक का पूरा। हाँ ठीक है जी। हाँ वेल जी भाई, आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, मैं मतलब वो चैनलाइज कर रहे हैं जो एनर्जी, वो अपना उसका रिप्लाई भी मैं जय माता जी दे रहा हूँ। तो मुझे जो आप बोल रहे थे वो एक दो एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैं ग्रुप में बाद में शेयर करूँगा। जरूर, कोई बात नहीं, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, प्रदीप जी, धीरज जी। आज का सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं, ठीक है, और जुदा होते हैं फिर शनिवार को मिलने के लिए सभी गुरुजनों का। हाँ, हम नमस्ते सर। 2 मिनट जय माता दी। बहुत बहुत कम समय लूंगा। हाँ जी, आराम से लीजिए सर। क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा रियली, और मेरे ख्याल से ये पहले क्लास में हम सभी लोग काफी अच्छी तरह से एक दूसरे को एक जो हार्मोनियस आप बोल रहे हैं ना वेवलेंथ, वो मैच हो गया ऐसा लग रहा है जी। तो उसके लिए हमें प्रफुल्ल भाई को भी धन्यवाद देना है, जो शायद आज किसी काम से वजह से बाहर हैं, वो भी आने वाले थे, तो उनका भी प्रयास रहा है। हमारे गुरुजनों ने उनको मीडिएटर बनाया हुआ है, तो वो भी एक प्योर सोल ही है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है किसी चीज का, और वो सब दिल से बांटते हैं। तो वो सब ऊपर वाला भेजता है, वो कोई मीडिएटर बनाता है ना, वो ऊपर वाला ही देता है। सब हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। हाँ, तो आप उनको भी थैंक यू पर्सनली कहिएगा, फोन करके भी। यस सर।
ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। जो कुछ हमने लिया है, जो कुछ हमने मिला है हमें, तो हम उस गुरुजनों को थैंक्स कहेंगे। 2 मिनट की प्रार्थना के बाद फिर हम जुदा होंगे शनिवार को मिलने के लिए, ठीक है। और हम सबका प्यार इसी तरह बना रहे, यही प्रार्थना है मेरी आप सबसे। 2 मिनट आप हो सके तो आंखें बंद करके, या भले आप प्रार्थना को देखते हुए भी, आप स्क्रीन को भी देखोगे ना तो भी आपकी ऑरा क्लीनिंग होगी, सारे चक्रास खुलेंगे। आप उसे देख के भी आप प्रार्थना कर सकते हो, आप खुद आप फीलिंग होगी आपको इस प्रार्थना से। तो 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है सर, आपको नमन और चरण बंदन। जी, प्रणाम आप सभी को, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं, जय माता, आपकी सभी मनोकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नमस्ते। जय माता दी।